वित्त मंत्री निर्मला जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, आरबीआई गवर्नर, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, देश के अलग अलग कोने में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के लोग जो इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, अर्थनीति से जुड़े सभी जानकार, बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, इसके शुभारंभ के इस अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर एक बार साक्षी बन रहा है। आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी लोगों, हमारे बैंकिंग सेक्टर को, हमारे आरबीआई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। ये सेवाएं कागजी लिखापट्टी और झंझटों से मुक्त होगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। यानी इनमें सुविधा होगी और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा भी होगी। गांव में, छोटे शहर में कोई व्यक्ति जब डिजिटल बैंकिंग यूनिट की सेवाएं लेगा तो उसके लिए पैसे भेजने से लेकर लोन लेने तक सब कुछ आसान हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। अब कल्पना करिए, एक जमाने में जब एक ग्रामीण को, हमारे गांव के नागरिक को, एक गरीब को छोटी छोटी बैंकिंग सेवाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता था, उसके लिए ये बहुत बड़ा कदम हुआ करता था। लेकिन आज बहुत आसानी से इस बदलाव को वो जीने के लिए आनंदित हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा। साथियों, हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को एम्पावर करना है, उसे पावरफुल बनाना है। इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली। हमने दो चीजों पर एक साथ काम किया। पहला, बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना, उसे मजबूत करना, उसमें पारदर्शिता लाना, और दूसरा, वित्तीय समावेश किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया।
पहले जब बौद्धिक सेमिनार्स होती थी, बड़े बड़े विद्वान लोग अर्थव्यवस्था की, बैंकिंग व्यवस्था की, गरीबों की चर्चा करते थे, तब स्वाभाविक रीते वित्तीय समावेश की बात होती ही थी। लेकिन जो व्यवस्थाएं थी वो विचारों तक सीमित रह जाती थी। व्यवस्थाएं इस क्रांतिकारी कार्य के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, समावेश के लिए तैयार नहीं होती थी। पहले सोचा जाता था कि गरीब खुद चलकर बैंक चला जाएगा, बैंक सिस्टम से वो जुड़ जाएगा। लेकिन हमने रिवाज बदला, हमने तय किया कि बैंक खुद चलकर गरीब के घर तक जाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले गरीब और बैंकों के बीच की दूरी कम करनी थी। हमने फिजिकल दूरी भी कम की और सबसे बड़ा जो रुकावट थी उस मनोवैज्ञानिक दूरी को भी हमने कम किया। हमने बैंकिंग सेवाओं को दूर सुदूर में घर घर तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज भारत के 99% से ज्यादा गांवों में 5 किलोमीटर के भीतर कोई न कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है। इसके अलावा देश में जो पोस्ट ऑफिस का व्यापक नेटवर्क था, आज इंडिया पोस्ट बैंक के जरिए वो भी बैंकिंग की मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है। आज देश में हर 1 लाख वयस्क आबादी पर जितनी बैंक शाखाएं मौजूद हैं, वो जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका से ऐसे देशों से भी ज्यादा है। साथियों, हम सामान्य मानवीय के जीवन स्तर को बदलने का संकल्प लेकर के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारा संकल्प है व्यवस्थाओं में सुधार का, हमारा संकल्प है पारदर्शिता लाने का, हमारा संकल्प है आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का। जब हमने जनधन अकाउंट की मुहिम शुरू की तो कुछ आवाजें उठी कि गरीब बैंक खाते का क्या करेगा। यहां तक कि इस फील्ड के कई एक्सपर्ट भी नहीं समझ पा रहे थे कि इस अभियान का महत्व क्या है। लेकिन बैंक खाते की ताकत क्या होती है, ये आज पूरा देश देख रहा है। मेरा देश का सामान्य से सामान्य नागरिक अनुभव कर रहा है। बैंक और बैंक खातों की वजह से हमने गरीबों को बहुत कम प्रीमियम पर बीमा की सुविधा दी। बैंक खातों की ताकत से जुड़ने के बाद गरीबों को बिना गारंटी लोन मिलने का रास्ता खुल गया। बैंक अकाउंट होने की वजह से गरीब लाभार्थियों तक सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचा। बैंक खातों के जरिए ही गरीबों को घर बनाना हो, शौचालय बनाना हो, गैस की सब्सिडी प्राप्त करना हो,
उनको सीधे उनके खाते में दिया जा सका। किसानों को भी तमाम सरकारी योजनाओं से मिलने वाली मदद बैंक खातों की वजह से उन तक आसानी से पहुंचाई जा सकी। और जब कोरोना महामारी का दौर आया तब सीधे गरीब के बैंक अकाउंट में, माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाया गया। बैंक खातों की वजह से हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए स्वनिधि योजना भी शुरू होगा पाई। जबकि उसी दौरान विकसित देशों तक को इस काम में मुश्किलें पेश आ रही थी। आपने सुना होगा, अभी अभी आईएमएफ ने भारत के डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसका श्रेय भारत के गरीबों, भारत के किसानों और भारत के मजदूरों को जाता है, जिन्होंने नई तकनीकों को हिम्मत के साथ, समझ के साथ अपनाया, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। साथियों, वित्तीय भागीदारी जब डिजिटल भागीदारी से जुड़ जाती है तो संभावनाओं का एक नया विश्व खुलने लग जाता है। यूपीआई जैसा बड़ा उदाहरण हमारे सामने है और भारत इसके लिए गर्व करता है। यूपीआई अपने तरह की दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत में आप इसे शहर से लेकर गांव तक, शोरूम हो या सब्जी का ठेला, हर जगह आप उसे देख सकते हैं। यूपीआई के साथ ही अब देश के जन सामान्य के हाथों में रुपे कार्ड की ताकत भी है। एक समय था जब क्रेडिट या डेबिट कार्ड एक एलिट व्यवस्था मानी जाती है, बड़े समाज के रईसों की व्यवस्था मानी जाती थी। कार्ड भी विदेशी होते थे, उन्हें इस्तेमाल करने वाले भी बहुत गिने चुने लोग होते थे और उनका इस्तेमाल भी वैसी ही चुनिंदा जगहों पर ही होता था। लेकिन आज भारत में 70 करोड़ से ज्यादा रुपे कार्ड सामान्य मानवी के पास है। आज भारत का स्वदेशी रुपे कार्ड दुनिया भर में स्वीकार किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का ये जोड़ एक और गरीब की गरिमा और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है, तो साथ ही देश के डिजिटल डिवाइड को, उसे भी खत्म कर रहा है। साथियों, जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति ने मिलकर एक बड़ी बीमारी का इलाज भी किया है। ये बीमारी है भ्रष्टाचार की बीमारी है। पैसे ऊपर से चलते थे, लेकिन गरीब तक पहुंचते पहुंचते गायब हो जाते थे। लेकिन अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए पैसा जिसके नाम से निकलता है उसके खाते में पहुंचता है, उसी समय पहुंचता है। अलग अलग योजनाओं में अब तक डीबीटी के जरिए 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि
ट्रांसफर की जा चुकी है और कल देश के करोड़ों किसानों को वैसे ही 2,000 रुपए वाली किस्त भेजने वाला हूं। भाइयों और बहनों, भारत की इस डीबीटी और डिजिटल ताकत को आज पूरी दुनिया सराह रही है। हमें इसे आज एक ग्लोबल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक तो अब यहां तक कह रहा है कि भारत डिजिटाइजेशन के जरिए सामाजिक सुरक्षा निश्चित करने के मामले में लीडर बन चुका है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के सफलतम लोग भी, टेक्नोलॉजी की दुनिया के जो महारथी हैं, वे लोग भी भारत की इस व्यवस्था की भरपूर सराहना कर रहे हैं। उसकी सफलता से वे स्वयं भी अचंभित हैं। भाइयों और बहनों, आप कल्पना करिए, जब डिजिटल भागीदारी और आर्थिक भागीदारी की इतनी ताकत है, तो दोनों की 100% क्षमता के इस्तेमाल से हम अपने देश को किस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इसलिए आज फिनटेक भारत की नीतियों के, भारत के प्रयासों के केंद्र में है और भविष्य को दिशा दे रहा है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स फिनटेक के इस सामर्थ्य को नया विस्तार देगी। जनधन खातों ने अगर देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन की नींव रखी थी, तो फिनटेक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन का आधार तैयार करेंगे। साथियों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल करेंसी शुरू करने की घोषणा भी की है। आने वाले समय में डिजिटल करेंसी हो या आज के समय में डिजिटल ट्रांजैक्शंस, अर्थव्यवस्था के अलावा भी इनसे कई अहम पहलू जुड़े हैं। उदाहरण के तौर पर करेंसी छापने में जो खर्च आता है, देश का वो पैसा बचता है। करेंसी के लिए पेपर और इंक हमें विदेशों से मंगाते हैं। डिजिटल इकोनॉमी के जरिए हम इससे भी बच रहे हैं। ये एक अलग तरह से आत्मनिर्भर भारत में भारत की बैंकिंग सेक्टर का, हमारे आरबीआई का बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूं। साथ ही कागज की खपत कम होने से पर्यावरण को भी एक बड़ा लाभ होगा। साथियों, बैंकिंग आज वित्तीय लेन देन से कहीं आगे बढ़कर गुड गवर्नेंस और बेटर सर्विस डिलीवरी का भी एक माध्यम बन चुकी है। आज इस व्यवस्था ने प्राइवेट सेक्टर और लघु उद्योगों के लिए भी ग्रोथ की असीम संभावनाओं को जन्म दिया है। आज भारत में ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र हो जिसमें टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवरी एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम न बन रहा हो। आप देखिए, आज आपको बंगाल से अगर शहद चाहिए हो या असम से आपको बैम्बू प्रोडक्ट की जरूरत हो, अगर आपको केरल से हर्ब्स चाहिए हो या लोकल रेस्टोरेंट से कोई पसंदीदा चीज खाने के लिए मंगवानी हो, या फिर आपको कानून से जुड़ी सलाह की जरूरत हो,
हेल्थ के लिए कोई सलाह की जरूरत है, या गांव में बैठे किसी युवा को शहर के किसी टीचर से क्लास लेनी हो, डिजिटल इंडिया ने वो सब मुमकिन कर दिया है जिसकी हम कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। साथियों, डिजिटल इकोनॉमी आज हमारी इकोनॉमी भी और हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड की भी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी ताकत है। आज हमारे छोटे उद्योग, हमारी एमएसएमई जैम जैसी व्यवस्था के जरिए सरकारी टेंडरों से भी भागीदारी कर रहे हैं। उन्हें व्यापार के नए अवसर मिल रहे हैं। जैम पर अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। आप आकलन कर सकते हैं, इससे देश की लोकल इकोनॉमी को वोकल फॉर लोकल के मिशन को कितना बड़ा लाभ हुआ होगा। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के जरिए इस दिशा में अब कई और नए अवसर पैदा होंगे। हमें इस दिशा में इनोवेशन करने होंगे। नई सोच के साथ नए अवसरों का स्वागत करना होगा। साथियों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही प्रगतिशील होती है जितना वहां का बैंकिंग सिस्टम मजबूत होता है। आज भारत की इकोनॉमी एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि इन 8 वर्षों में देश 2014 के पहले वाले फोन बैंकिंग सिस्टम से डिजिटल बैंकिंग पर शिफ्ट हो गया है। 2014 से पहले की फोन बैंकिंग आप लोगों को भली भांति याद होगा और समझ गए होंगे। बैंकों को ऊपर से फोन आता था और तय होता था कि बैंक कैसे काम करे, किसे पैसे दें। इस फोन बैंकिंग राजनीति ने बैंकों को असुरक्षित कर दिया, गड्ढे में उतार दिया, देश की अर्थव्यवस्था को असुरक्षित कर दिया था। हजारों करोड़ के घोटालों के बीच निरंतर घोटाले ही घोटाले की खबरें आया करती थी। लेकिन अब डिजिटल बैंकिंग से सब पारदर्शी तरीके से चल रहा है। हमने एनपीए की पहचान के लिए पारदर्शिता लाने की दिशा में काम किया। लाखों करोड़ रुपए बैंकिंग व्यवस्था में वापस आए। हमने बैंकों को रिकैपिटलाइज किया। विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी सुधार किया गया। एनपीए से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में आईबीसी की मदद में तेजी लाई गई। हमने लोन के लिए भी टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया, जिससे एक पारदर्शी और वैज्ञानिक व्यवस्था खड़ी हो सके। बैंकों के मर्जर जैसे महत्वपूर्ण निर्णय पॉलिसी पैरालिसिस के शिकार थे। देश ने उन्हें भी उतनी ही मजबूती से निर्णय किए, कदम उठाए। आज निर्णयों के नतीजे देश के सामने हैं, दुनिया सराहना कर रही है।
डिजिटल बैंकिंग यूनिट जैसी नई शुरुआत और फिनटेक के इनोवेटिव इस्तेमाल के जरिए अब बैंकिंग व्यवस्था के लिए एक नई सेल्फ ड्रिवन मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। हम इससे उपभोक्ताओं के लिए जितनी ऑटोनॉमी है, बैंकों के लिए भी उतनी ही सुविधा और पारदर्शिता है। मैं चाहूंगा इस तरह की व्यवस्थाओं को कैसे और व्यापक बनाया जाए, कैसे इसे लार्ज स्केल पर आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा में सभी स्टेक होल्डर्स काम करें। हमारे सभी बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल व्यवस्थाओं से जोड़ने का टारगेट रखें। एक आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं, खास करके मेरे बैंकिंग सेक्टर के लोगों से कहना चाहता हूं और बैंकों से जुड़े हुए गांव-गांव फैले हुए छोटे जो कारोबारी है, छोटे व्यापारी है, आप दोनों से मेरा आग्रह है। और जब आजादी का अमृत काल है, मैं आपसे देश के लिए ये आग्रह करके मैं आशा करता हूं कि आप इसको पूरा करेंगे। क्या हमारे बैंक और हमारे छोटे व्यापारी मिल करके क्या हम एक काम कर सकते हैं? क्या हमारे बैंक जो बैंक ब्रांच है, चाहे शहर हो या गांव हो, वो अपना जो उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र के कम से कम 100 व्यापारी, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 100 व्यापारी वो पूरी तरह डिजिटल लेन देन वाली व्यवस्था, 100% डिजिटल लेन देन वाली व्यवस्था अगर हमारे 100 व्यापारी आपके साथ जुड़ के कर लें, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा रिवॉल्यूशन का हम फाउंडेशन तैयार कर देंगे। भाइयों बहनों, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। मैं आग्रह कर सकता हूं, इसका लिए कोई कानून नहीं बना सकता, नियम नहीं बना सकता। और जब आप उसका फायदा देखेंगे ना, फिर मुझे दोबारा 100 के 200 करने के लिए किसी को नहीं समझाना पड़ेगा। साथियों, हर एक ब्रांच 100 व्यापारियों को अपने साथ जोड़ने का लक्ष्य रखे। आज जनधन अकाउंट की जो सफलता है ना, उसका मूल कारण बैंक ब्रांच में बैठे हुए हमारे छोटे मोटे जो साथी है, हमारे मुलाजिम है, उन्होंने उस समय जो मेहनत की, गरीब की झोपड़ी तक जाते थे, सैटरडे संडे भी काम करते थे, उसके कारण जनधन सफल हुआ। उस समय जिन जिन बैंक के हमारे साथियों ने जनधन को सफल किया, आज देश उसकी ताकत देख रहा है। अगर आज जो बैंकिंग व्यवस्था को देखते हैं, जो ब्रांच को संभालते हैं, वो अपने क्षेत्र के, अपनी बैंक के कमांड एरिया के 100 व्यापारियों को प्रेरित करें, एजुकेट करें, उनको जोड़ें, आप एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन के नेतृत्व आपके हाथ में होगा। मुझे विश्वास है ये शुरुआत हमारे बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमी को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएगा जो फ्यूचर रेडी होगा और ग्लोबल इकोनॉमी को लीड करने की काबिलियत रखेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं भारत के वित्त मंत्री, भारत का वित्त मंत्रालय, हमारे आरबीआई गवर्नर, आरबीआई की टीम, हमारे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए सभी छोटे मोटे साथी, आज आप सब मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं, क्योंकि आपने देश को एक बहुत बड़ी सौगात दी है और देश के वासियों को भी इस अनमोल सौगात के लिए, दिवाली के पूर्व इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए और आजादी के 75 साल और 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट अपने आप में सुभग संयोग है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।